हाँ, तो है कि 41 जो है कि काम पाने का अधिकार की बात करता है। 42 क्या कहता है? ये सर न्याय संगत काम, जैसे कि किसी को अगर सर ज्यादा न्याय संगत ज्यादा तबीयत खराब है और कहेगा कि नहीं यही काम करो तो। ये है ना न्याय संगत, ये मानवोचित दिशाओं में जो कार्यस्थल न्याय करने संगत का होना चाहिए, कार्यस्थल जो है सो न्याय संगत होना चाहिए। जैसे है कि अगर कोई काम आपको दिया जा रहा है ना, तो काम दिया जा रहा है तो काम करने की दशा होगी तभी काम करोगे ना। अब मालूम चला कि आपको 8 घंटे खड़े खड़े काम करवा रहा है, धूप में काम करवा रहा है, वर्षा हो रही है काम करवा रहा है, पॉल्यूशन है काम करवा रहा है ना, लोग प्रेग्नेंट हैं काम करवा रहा है, लोग की तबीयत खराब है काम करवा रहा है, भूख लगी है लंच के लिए टाइम नहीं दे रहा है काम करवा रहा है, तो मानवोचित दशा तो नहीं हुई ना। हुँ? तो इसके लिए भी बात की गई है ना। तो 42 यही कहता है आपका, ठीक है। 43 क्या है? इतना इतना मतलब कि वेतन हो जिससे निर्वाह मतलब मजदूरी जीवन और कुटीरोधी। जीवन जी सके। ये जो है कि 42 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाहन मजदूरी, है ना, और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात करता है। तो इसमें निर्वाहन मजदूरी कुटीर उद्योग में प्रोत्साहन कम क्या मतलब है? मतलब इतना तो पैसा आपको दिया ही जाए जिससे आपके सामाजिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, अच्छी हो, है ना, स्थिति अच्छा हो, है ना। जनरली तौर पे है कि होता क्या है कि जब लोग काम करवाते हैं तो कुछ पैसे दे देते हैं, है ना। अब जैसे कि 200 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दिए, तो उससे वो खाएगा या अपना परिवार चलाएगा या सेविंग करके रखेगा, है ना। महंगाई है तो 200 रुपये में तो कुछ होना नहीं है किसी को, है ना। वो एक टाइम खाएगा और एक 100 रुपया बचा बचा पाएगा। तो अब जो है कि निर्वाहन मजदूरी जो है का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को इतनी मजदूरी दी जा सके, है ना, जिससे है कि वो अपना और अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर सके, है ना। निर्वाह मजदूरी का मतलब यही हुआ नहीं, मतलब जितना उतना में है कि जो काम करने वाला जो मजदूर है वो सेटिस्फाइड हो, है ना। जनरली तौर पे है कि आप देखेंगे जो अनऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जो होती है ना, उसमें है कि कम पैसे पे जो है काम जो है अधिक देर लिए जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे जो है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये कम उम्र के बच्चे होते हैं, 18 20, है ना, 21 मैक्सिमम। इन लोग दिल्ली का एक कल्चर है कि बच्चा 18 साल का हो गया, है ना, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना खुद निभाए, है ना, और बच्चे भी चाहते हैं, है ना। तो इन लोग जब काम के लिए जाते हैं, अब सोचिए कि उतना कम उम्र में जब काम के लिए जाएंगे तो इनसे काम के घंटे तय करवाए जाते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, है ना। अब इनको शुरुआत कितना से करते हैं? 5,500, 6,500, 7,500, 8,500, है ना। इनको 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 है कि 8,000 मिलता है तो इनको लगता है कि ये बहुत बड़ा पैसा है ना। अब ये जो काम करना शुरू करते हैं तो 8 घंटे, 10 घंटे काम करवाते हैं, कभी कभी 12 घंटे भी काम करवा लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि ऐसे सिचुएशंस में जो होगा क्या कि बहुत सारे बच्चे जो है कि वो फैमिली की मजबूरियों को लेकर करके जाते हैं, कुछ बच्चे अपने शौक पालने के लिए जाते हैं, कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में होता है क्या, इनकी पढ़ाई भी चली जाती है और इनके गुजारा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे है कि काम के घंटे तय हों और उसके अनुसार जो है कि वेतन दिए जाए, ठीक है, निर्वाह करने लायक वेतन दिया जाए। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? सभी व्यक्ति को समान जो है नागरिक संहिता। सम, समान सिविल संहिता, है ना। सभी व्यक्तियों को जो है कि क्या चाहिए? समान
जो है कि ये चाहिए, दशा चाहिए। इसमें इसमें जो है कि सभी सभी नागरिकों को जो है ये पाने का अधिकार है। क्या पाने का अधिकार है? न्याय, है ना। तो कानून कानून की नजर में सभी समान हो, कानून कानून की उपलब्धता सब तक हो या नहीं हो? जी होनी सर, होना चाहिए। होनी चाहिए। तो इसमें जो है कि इस कानून के नजर में सभी समान हो। जैसे कि अभी ये क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है ना, नहीं की जा रही है? जी सर, हो रहा है सर, लागू है ना सर, एक राज्य में, गोवा में। गोवा में लागू है। चलिए, फिर उसके बाद आपका ये आर्टिकल जो है 46 ये क्या कहता है? 45 ये क्या कहता है? 45 क्या कहता है बताइए। 6 वर्ष से से सर कम आयु से न उम्र ऊपर वाले। नहीं, कम उम्र के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य। 6 से कम उम्र कम के उम्र के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा का अधिकार है, ये 86वें मूल अधिकार संविधान में पर भी। है। हाँ, 86वें संविधान संशोधन में ये जो है कि आपको मूल अधिकार में भी है ना। आर्टिकल 21 है ना। आर्टिकल 21 में भी इसका 21 का में या का में ये प्रावधान किया गया है, शिक्षा का अधिकार और मैंडेटरी की गई है ना। अगर तो यहाँ पे है कि बच्चों बच्चों के लिए जो है कि शिक्षा के अधिकार की बात किया गया है, ठीक है। मतलब बच्चों को भी राइट्स दिए गए हैं, और ये राइट्स जो है कि किसके द्वारा दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए जाएंगे? राज्य के द्वारा। राज्य। जी सर। इसके लिए आप कंपेल नहीं कर सकते राज्य को। राज्य जो है कि जन कल्याणकारी कार्यों में जो है के लिए जो है कि इसको करती है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 46 ये क्या कहता है? आर्टिकल 46 क्या कहता है? एससी 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 सर, एससी अति के लिए, एसटी के लिए विशेष है कुछ इसमें सर। ये 46 कहता है क्या कि जो दुर्बल वर्ग है ना, तो दुर्बल वर्ग के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात करता है ना, एसटीएससी के। 47 क्या कहता है? इसी के तहत सर बिहार में अति बंद हुआ है सर, दारू सर, शराबबंदी हुआ है। अच्छा, 47 के तहत ये दारू बंद हुआ है। 47 का क्या कहता है कि जो हम लोग खान पान करते हैं, है ना, पोषाहार करते हैं, तो पोषाहार का स्तर जो है ऊपर हो। पोषाहार से तात्पर्य क्या होता है? न्यूट्रिशन उसमें उपलब्ध हो, विटामिन उपलब्ध हो उसमें, है ना, विटामिन मिनरल्स उपलब्ध हो। तो पोषाहार का स्तर ऊंचा हो, है ना। और इसके साथ ही साथ और क्या कहता है ना, जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात करता है ना, जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात करता है। और इसके 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 लिए जो है कि किसका दायित्व है? ये दोनों कौन करेगा? तो राज करेगा ना। और ये 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 48 जो है कि आपको कहता है क्या है? आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन की बात करता है ना। तो इसमें है कि आप देखते हैं कि कृषि के लिए जो सरकार हमारी गवर्नमेंट जो है ना, विभिन्न तरह की योजनाएं लाई है ना। उसमें कुसुम योजना वगैरह आप देखते होंगे जिसके तहत जो है कि कृषि का बिजलीकरण कर दिया गया है ना। सिंचाई की सुविधा के लिए जो बिजली उपलब्ध कराए गए है, आपके खेत तक गई है नहीं गई है? हम्म? या फिर है कि इसके भंडारण के लिए भी है कि गवर्नमेंट ने ये किया है। मंडी उपलब्ध कर ये इसके रख रखाव के लिए कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज की बात करती है। इसके बिक्री के लिए जो उचित उचित मूल्य उपलब्ध करवाती है, ये तमाम चीजें करती है ना, नहीं करती है? 48 के का क्या कहता है? 48 के का क्या कहता है? ये कहता है पर्यावरण के पर्यावरण के संरक्षण में। है ना। तो जल जीवन हरियाली मिशन जो है इसके तहत आ जाएगा, आएगा ना, नहीं आएगा? जी सर। हाँ, जल जीवन हरियाली मिशन इसके तहत आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर पर्यावरण संरक्षित नहीं होगा, पर्यावरण संरक्षण से क्या तात्पर्य है?
प्लांट लगाना, संरक्षण पेड़ पौधा की वृक्षारोपण। मतलब गवर्नमेंट के हाँ। कटाई नहीं करना। हाँ और क्या बताइए। और सर शुद्ध शुद्ध अथी में हवा सर, हम्म, शुद्ध हवा हो मिले। सर किसी तरह का, चाहे ध्वनि प्रदूषण में जो इतनी गाड़ियां की आवाज होती है उसको कंट्रोल करना, ये हाँ सारी चीज भी इसमें आएंगी। जल प्रदूषण को कंट्रोल करना, जैसे गंगा नदी वगैरह होगी उसकी सफाई, ये सारा इसी के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे प्रोग्राम्स जो है इसी के तहत आएगा, है ना। आप देख कह रहे हैं कि पर्यावरण बहुत तेजी से चेंज आ रहा है। अभी जो है कि बताया जा रहा है कि 2030 तक के ये जो है कि 1.5 डिग्री का में जो है इंक्रीजमेंट आ जाएगी। याद कीजिए अपने बचपन के दिन, है ना, और याद कीजिए अभी के दिन, दोनों में जो है कि क्या अंतर दिखते हैं? कुछ अंतर दिखता है, नहीं दिखता है? गर्मी बढ़ी है, ठंड ठंड कम हुई है, ऐसा दिखता है आप लोगों को? दिखता है सर। हाँ सर। दिखता है सर, जहाँ खाली था मत खेत, वो सब है ना भर गया सर, हाँ वो घर बन सब गया। जहाँ जहाँ पेड़ होगा वो सब सारे काटे जा चुके हैं, है ना। जहाँ कच्ची पगडंडियां होगी वहां पे है कि वो सड़क बन चुके हैं, है ना। सड़क सड़क बन चुके हैं। तो ये चि- ये चीज ये चीजें जो है कि आप देखेंगे क्या कि टोटली जो है आप यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इसको फोकस कर रही है पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पूरे वर्ल्ड समुदाय भी फोकस कर रही है, तो हमारी गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है ना। आए दिन इस पे है कि सम्मेलन और चर्चा होते रहते हैं। चलिए, एक और ये करने का काम जो है गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है कि 49 क्या कहता है? 49 राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व स्मारक के संरक्षण। जो हमारे 49 जो है कि आपको कहता है कि राष्ट्रीय स्मारक स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण। अभी है कि हाल फिलहाल में कि मंदिर को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। हाँ सर, ये सर अथी क्या नाम है उसका, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? रामप्पा सर, रामप्पा सर, रामप्पा मंदिर शिव जी का है ना, है ना। बिहार के दो दो विश्व विरासत स्थल है, एक गया का बौद्ध मंदिर और नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा का नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष जो है। खंडहर। है ना। तो ये तो यहाँ पे देखें, तो ऐसे ऐसे ही जो है कि ये अन्य साइट्स को भी संरक्षित किया जाता है। आप कहीं जाते हैं तो आपको उसको देखने के लिए जो है कि आपको क्या मिलता है? देखने के लिए क्या लगता है? टिकट लगते हैं? नहीं लगते? लगते हैं जी टिकट? सर, जी सर। टिकट लगते हैं। आप देखते हैं कि वहाँ पे साफ सफाई कर्मचारी उपलब्ध होते हैं, वहाँ 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 पे है कि उसको मेंटेन रखने के लिए स्टाफ उपलब्ध होते हैं, है ना। और वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे गाइड उपलब्ध होते हैं, है ना। तो ये चीजें जो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है ना, जो हम हमारे हमारे समाज, ये क्या कहते हैं, इसको राष्ट्रीय आंदोलन के जो धरोहर है ना, इन सभी को वो क्या करती है? संरक्षित करती है। जो सांस्कृतिक धरोहर हैं इसको जो है कि गवर्नमेंट संरक्षित करती है। और क्यों संरक्षित करती है? क्या जरूरत है संरक्षित करने का? क्यों जरूरत है बताइए। हमारी पहचान है सर, भारतीयता की या फिर हमारी सभ्यता की पहचान है वो। हमारी सभ्यता की पहचान है और हमारी संस्कृति की पहचान है। और सीधी सी बात है कि ये संरक्षित रहे ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां, है ना, उस चीज को देख सके, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत यही कहता है ना, फॉर्मूला है। तो सीधी सी बात है कि इसे संरक्षित किया जाता है कि ताकि ये जो है कि टूट फूट ना जाए, नष्ट ना हो जाए, तो इसलिए इसका संरक्षण किया जाता है, रख रखाव किए जाते हैं। इससे जो है कि दूसरी चीजें की राज्यों को आय भी होती है ना। जो हमारे ये धरोहर होते हैं उन धरोहरों से आय होती है, नहीं होती है? गया जी का सर, बौद्ध आय आय भी होता है सर, या फिर अथी मिलता है, काम भी ग- सर, लोगों को काम भी मिलता है, रोजगार रोजगार भी, भी।
आप जैसे कि गया का बौद्ध मंदिर देख लीजिए, संरक्षित किया गया, विष्णुपद मंदिर देख लीजिए, संरक्षित है ना, नहीं है? तो आप इन जगहों पे जाएंगे तो पर्यटक आते हैं, पर्यटक जो है कि उसे देखने आते हैं, और उससे जो है कि जो उनके द्वारा जो दान दिए जाते हैं, उनके द्वारा जो टिकट खरीदे जाते हैं, तो उससे इनकम होती है सरकार को, होती है ना। तो ऐसा ही है कि ये ताजमहल देखने जाते हैं तब भी आपको टिकट लगते हैं, है ना। यहाँ लाल किला देखने जाएंगे तब भी टिकट लगते हैं। तो इस इन सब चीजों से देखिए, एक दो काम होते हैं, एक तो संरक्षण भी हो जाता है ना, और वो सुरक्षित रहते हैं, और दूसरा चीज जो है कि इससे होता क्या है कि आपको जो है ये आपको जनता को रोजगार मिलती है, और सरकार को जो है रेवेन्यू इससे प्राप्त होता है। चलिए, ये तो आपका 49 है। 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 क्या राज्य कहता की है? न्यायपालिका को राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अलग करना। अब कार्यपालिका को और इसको न्याय, ये क्या कहते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना। अब इसका न्यायपालिका मतलब हम, हाँ, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अब इसका मतलब हमें समझ नहीं है, बताइए, समझाइए। जैसे पीएम सीएम या राष्ट्रपति जो है सर, वो जज के लिए हुए फैसले में या सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के दिए फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं अपनी इच्छानुसार। हाँ, अगर हस्तक्षेप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्याय नहीं मिल पाएगा, है ना, हाँ न्याय जी। नहीं मिल पाएगा, है ना। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां बेचारा एक बार जेल गए तो उसकी करियर ही खराब हो जाएगी, है ना। तो इसमें इसमें जो है कि ये कहा गया कि ये स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्र होना जरूरी है। इसी कार्यपालिका की गतिविधियां न्यायपालिका की गतिविधियों से अलग रखा जाए, है ना। अब चलिए, 50 भी हो गया। ये 51 क्या कहता है आपका? अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति। अभी शांति है? तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान। इसी इसी के तहत शायद भारत सर मतलब कि यूएनओ का सर मतलब सदस्य है सर। क्या ये फिर उचित होगा सर कहना? नहीं, उस भारत तो आके शुरू से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ना। देखिए, ये जो है कि विश्व समुदाय के लिए जो है, विश्व समुदाय के लिए जो शांति स्थापित करने वाली संस्था कौन है? यूएनओ, जी सर, संयुक्त यूएनओ है ना, यूएनओ है ना, संयुक्त राष्ट्र। और भारत देखते हैं वो संस्थापक सदस्यों में से एक है ना। तो भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो इंडिया जो है कि ना केवल वहाँ पे ये क्या कहते हैं शांति मिशनों में भाग लेता है, बल्कि अपने देश में भी शांति व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करता है ना। और उन मूल्यों को है कि बढ़ावा देता है जिससे शांति स्थापित हो, भाईचारा स्थापित हो। तो यहाँ क्या देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष है ना, कोई क्लैश नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है। लेकिन कुछ नेता जो है कि चमचागिरी कर करके, है ना, ये हिंदू और मुस्लिम करते रहते हैं, है ना। तो इनसे जो है कि नुकसान हो जाता है हम लोगों को, है ना। तो ये बातें, अब इतने सारे अधिकार दिए गए हैं संविधान द्वारा, इतने सारे जो प्रोविजन किए गए हैं राज्य द्वारा, तो आपके भी कुछ ड्यूटी होनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब हाँ एकदम सर। सर। आप कुछ ऐसे, जैसे घर में आप हैं, है ना, घर में सरकार कौन? मम्मी और पापा, पापा। यही सरकार होते हैं ना। हाँ तो सर। मम्मी क्या करती है? फंडामेंटल राइट देती है। मम्मी फंडामेंटल राइट देती है ना, क्या करती है? यही करती है ना। मम्मी का काम है फंडामेंटल राइट देना। आपके आपके राइट का थोड़ा सा वायलेशन होता है तो पापा से लड़ जाती है। पापा राज है नहीं, मम्मी सरकार नहीं, ऐसा ही है ना। थोड़ा सा भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, मम्मी आपके साथ है ना, और पापा एक साइड है ना। मम्मी कहती है कि देखिए इसका इसका इसको ये भी चाहिए, इसको ये भी चाहिए, इसको ये भी चाहिए, इसको ये भी चाहिए, इसको बाहर जाना है, घूमने जाने दीजिए, है ना। बड़ा हो गया, अकेले है, समझदार हो गया है ना। मम्मी यही बात रखती है पापा के सामने। पापा कहते हैं नहीं, अकेले नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा, रोक लगाती है ना। तो
और कुछ कुछ अधिकार जो है कि पापा कहते हैं कि देखो उसके लिए ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये पढ़ने के लिए भेज दो, कॉलेज भेज दो, बीए करवा दो, है ना, एमबीए करवा दो, मेडिकल करवा दो, है ना। ये राज की तरह पापा काम करते हैं, कल्याण के लिए काम करते हैं, है ना। अब ये दोनों अपना अपना ये क्या कहते हैं काम पूरा कर दिया, तो सीधी सी बात है बच्चों की ड्यूटी बनती है, बच्चे के कर्तव्य रहता है कि पापा मम्मी पापा के प्रति लॉयल रहे। तो यहाँ पे आपने फंडामेंटल राइट देख लिया, है ना, जो मम्मी वाला हो गया और पापा वाला डीपीएसपी। अब चलिए बच्चों के लिए क्या राइट है ना, जो मतलब आम देश के नागरिकों के लिए क्या क्या ड्यूटी है। तो ये जो है कि 51 ए में, है ना, सॉरी 50 ए में जो है कि आपको क्या दिया गया है, ड्यूटी दी गई है। तो ये ड्यूटी कितने दिए गए हैं आपको? 11 है सर। 11 दिया गया है। अब ये 11 ड्यूटी में क्या क्या है, ये 11 ड्यूटी में क्या क्या है आपके, कुछ याद है? और ये ड्यूटी क्यों दिया गया है? हम्म, 11 ड्यूटी क्यों दिए गए हैं आपको? सर सारा काम थोड़े ही मतलब राज्य ही करे या मतलब संविधान ही, हम लोग का भी तो कुछ है ना कर्तव्य सर। आप लोग का भी कर्तव्य है, क्या क्या कर्तव्य है ऐसे बताइए। क्या क्या कर्तव्य है? ये नहीं याद है 11 सर। जितना याद है उतना बोलिए। सरकारी संपत्ति एक की तो सुरक्षा याद है करना। केवल 6 से केवल 14 वर्ष तक मतलब शिक्षा पाने। और देखिए आर्टिकल जब तक नहीं रटेंगे, है ना, स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इसमें सबके सब आर्टिकल ही है और कुछ नहीं है ना। क्वालिटी आर्टिकल बेस पे है, तो आप बेरर एक्ट उठाएंगे तो सारे बेरर, मैंने पहले भी बोला था कि जितने भी पॉलिटी की बुकें लिखी गई है ना, उसमें अगर एक्ट हटा दें तो कुछ नहीं बचता है ना, बिल्कुल कहानी बचता है। तो चलिए हम लोग जो है डीपी एसपी कर लेते हैं, डीपीएचपी कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं, लिख लीजिए। इसका उल्लेख किस में है? भाग, संविधान के भाग 4 में, संविधान भाग के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। आज लगता है कि सब खरीदारी करने चले गए बच्चे रक्षाबंधन के, भाग 4 में उल्लेख है। भाग 4 में उल्लेख है। अनुच्छेद कितने से कितने तक के? 36 से, अनुच्छेद 36 से 51 तक, 51 तक नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। कहाँ से लिया गया है ये, लिख लीजिए। नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड से, नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड से, नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड से, आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड से लिया गया है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। क्या ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है या नहीं है? नहीं है ना, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यानी कि न्यायालय में जाकर के इसको नहीं कहेंगे राज को कि तुम शिक्षा के लिए व्यवस्था करो, है ना, तुम मद्य निषेध करो, ऐसे नहीं कर सकते। ये राज्य के इच्छा पर निर्भर करता है। लिक्विड बैन जो है बिहार ये देश में 2 जगह है, एक गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र, नहीं, लेकिन ये दोनों जगह खूब शराब बिकते हैं।
आगे चलते हैं। क्या ये कानूनी अधिकार है? ये कानूनी अधिकार नहीं है। डीपीएसपी कानूनी अधिकार नहीं है। अच्छा, ये किस तरह का व्यवस्था है? लोक कल्याणकारी, है ना। और ये सरकार का दायित्व है, सरकार का दायित्व है ना। सरकार का दायित्व है जिसे लागू नहीं कराया जा सकता, बल्कि सरकार जो है अपने दायित्व का निर्वहन करती है ना, जनता के कल्याण के लिए। नहीं, चलिए लिख लेते हैं। ये देश के, लिख लीजिए, डीपीएसपी देश के शासन का मूलभूत आधार है, आधार है, जिसके तहत सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को फलीभूत राज्य की संकल्पना को फलीभूत करती है फलीभूत करती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं। आगे चलते हैं, लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें है कि आप देखते हैं कि क्या कि जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये राज्य के शासन का मूल आधार क्यों है? क्यों है? देखिए, आपने देखा था कि एक नकारात्मक, है ना, अधिकार दिए गए थे आपको, किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध, है ना। और ये क्या है? सकारात्मक का अधिकार है ना, राज्य के प्रति सकारात्मक है नहीं, यही है ना, ये सकारात्मक है। चलिए आगे लिख लेते हैं, लिख लीजिए। अब इसमें जो है कि हम देखते हैं क्या कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कुछ आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ है ना। तो कुछ जो है कि सामाजिक सुरक्षा से कुछ आर्टिकल जुड़े हुए हैं, है ना। तो कुछ सामाजिक कल्याण के बात करता है ना, कुछ सामाजिक कल्याण की बात करता है। और कुछ जो है आपके इसमें देखेंगे क्या कि गांधीवादी मूल्यों को जोड़े हुए हैं। तो गांधीवादी मूल्यों को जो जोड़े हुए हैं, है ना, वो जो है कि आपका सामाजिक सुरक्षा वाली जो बातें है ना, उसी में देखेंगे हम लोग। तो चलिए लिख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, आर्थिक न्याय संबंधी। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। और तीसरा, सामाजिक कल्याण संबंधी निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले कि आर्थिक वाला लिख लीजिए, आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। तो इसमें जो है कि हम लोग कौन कौन से आर्टिकल देखेंगे? इसमें जो है कि हम लोग देखेंगे क्या कि 38 और 39, है ना। 38 और 39 को जो है हम लोग इसके तहत रखेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं, लिख लीजिए, आर्थिक न्याय संबंधी लिख लीजिए। संविधान में लोक कल्याणकारी, संविधान निर्माताओं ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा था।
संविधान निर्माताओं ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा था। इसके तहत उन्होंने अनुच्छेद 38 एवं 39 के तहत आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय संबंधी व्यवस्था की है। तो लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है बच्चे? अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लिख लीजिए। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। हाँ, लिख लीजिए। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिल सके, है ना। इसका अनुच्छेद 38 का क्लॉज 1, है ना। क्लॉज 1 क्या कहता है? लिख लीजिए। अनुच्छेद 38 का क्लॉज 1 के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा? प्रयास करेगा। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा और ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसके तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित किया जा सके। अच्छा, आपको मिलता है क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आपको मिलती है? नहीं मिलती है। वोट देने का अधिकार है? जी सर। उसके बाद सर राशन कार्ड सर। ये पापा का होगा, आपका बना होगा नहीं बना होगा नहीं पता, लेकिन पापा के राशन कार्ड के साथ आपका भी नाम होगा। है? नहीं है? है। फिर उसके बाद जो है कि आप देखते हैं कि आप पापा के साथ साथ जो है आपकी पहचान भी सुनिश्चित करती है। आपकी पहचान किससे है? पापा से। और सभी उसको जानते हैं? नहीं। कहीं जाते होंगे तो छोटे होंगे तो उनका बेटा है ना। बड़े हो गए तो आप वो कहते हैं कि ये उनके पापा हैं, है ना। अब जॉब में है तो थोड़ा प्रतिष्ठा बढ़ जाती है समाज में। नहीं, यही होता है ना। तो आगे चलते, नेक्स्ट लिख लीजिए। क्लॉज 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 का क्लॉज 2, इसके तहत कौन सी बात कही गई है? लिख लीजिए। इसके अंतर्गत राज्य विशेष रूप से आपसी असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। अब देखिए, इसमें अवसर की समानता भी शामिल हो जाएगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं तो आप में भेदभाव किया जाएगा, बल्कि आपको अवसर की समानता दी जाती है। अभी है कि गर्ल्स को दिया जा रहा है बिहार में, नहीं दिया जा रहा है।
उन्हें 35% के आरक्षण की बात की गई है। आर्थिक रूप से वीकर हैं तो उन्हें है कि बोला गया कि नहीं, आप क्वालिफाई कीजिए और आपको 50,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि आप अच्छे जगह से कोचिंग ले सके, है ना, अच्छी जगह पर कोचिंग ले सके, इसकी बात कर रही है गवर्नमेंट, है ना। तो सीधी सीधी सी बात है कि यहाँ पे है कि ये सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, सभी के जन कल्याण की बात करती है, चाहे वो महिला हो, बच्चे हों, पुरुष हों, वृद्ध हों, है ना, चाहे वो है कि गरीब हों, है ना, आर्थिक रूप से पिछड़े हों, है ना। अभी आपने देखा कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो है कि 2019 में जो है कि उन्होंने क्या लाया, EWS लाया ना, दिया कि नहीं दिया उनको। तो लोग है कि आवाज उठा रहे थे कि ये जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं। आज है कि कट ऑफ आप देखिए कि ओबीसी से उनके नीचे जाते हैं ना। तो सीधी सी बात है कि सभी को गवर्नमेंट क्या करती है, समान अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। तो लिख लीजिए इसमें क्या लिखा है इसके अंतर्गत राज्य विशेष रूप से आपसी असमानता को कम करने का प्रयास करती है, साथ ही साथ विभिन्न समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करती है ना। आगे चलते हैं आर्टिकल 39 क्या कहता है, लिख लीजिए, अनुच्छेद 39 क्या कहता है, पढ़िए तो, लिख लीजिए। आर्टिकल 39 के तहत, आर्टिकल 39(1) है ना, 48(1) के तहत राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अब इसमें मुझे समझ में नहीं आया, समझाइए थोड़ा सा, बताइए। नौकरी में सर स्त्री पुरुष के भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान रूप से प्रयास किया जाएगा कि उनको मिले। और कोई बच्चा, ऋतु, बताइए। इसमें जो है कि कहा गया जीविका में, है ना, समान रूप से ये बात करेगा। तो अभी उन्होंने बोला कि नौकरी से जो है नौकरी में समान बात करेगा, है ना। जीविका चाहे किसी भी प्रकार के हो, है ना, चाहे वो नौकरी पेशे का हो, चाहे व्यवसाय का हो, है ना, ये समानता की बात करता है कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, है ना, डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 38 का 39 का 2 39 का 2 क्या कहता है, लिख लीजिए। राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। अब इसमें देखिए समाजवादी जो लक्षण दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। जी सर। संसाधनों का जो है कि इसमें बंटवारा की बात किया गया है, नहीं किया गया है। संसाधनों का बंटवारा होगा तो संसाधन पे है कि किसी का पकड़ नहीं होनी चाहिए, किसी का स्वामित्व नहीं होनी चाहिए। सरकार जो है समान रूप से क्या करती है, वितरण करती है। अब जैसे कि गोपाल टैक्स पे करते हैं,
या फिर रुपी टैक्स पे करती है। जो भी जॉब करते हैं वो टैक्स पे करते हैं, उनके टैक्स ऑटोमेटिक कट जाते हैं, वो उनको नहीं पता होता है तब भी। या फिर है कि आप कोई भी चीजें खरीदते हैं तब भी आप टैक्स देते हैं, पता है आपको? अगर आपको भले ही पता ना चले कि आपने टैक्स पे किया नहीं किया, आप एक एक 5 रुपए के कुरकुरे भी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं, पता है आपको ना? जीएसटी तो सब जगह लागू है। जी सर। पैकेट खोल कर देखिएगा तो उसमें देखिएगा जीएसटी लागू है ना? तो जो जॉब करता है वो भी टैक्स पे करता है, और जो जॉब नहीं करता है वो भी करता है। एक बच्चा जो है 5 साल का, वो भी टैक्स पे करता है ना? क्योंकि वो अगर अपने लिए बिस्किट खरीदेगा तो बिस्किट पे भी टैक्स होते हैं, है ना? बिस्किट के भी टैक्स होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि संसाधनों के वितरण की बात किया गया है ना? संसाधनों पे किसी की पकड़ ना हो, बल्कि संसाधन जो है राज्य सरकार क्या करेगी, संसाधनों का वितरण करेगी, ठीक है। और उस पे जो है कि ये बात किया गया कि कोई एक व्यक्ति का नियंत्रण ना हो, बल्कि उसका सार्वजनिक वितरण हो और सभी के लिए उपलब्ध हो। तो सरकार क्या करती है, स्कूल अगर खुलती है ना, तो स्कूल में सभी तरह के बच्चे जाते हैं? नहीं। हॉस्पिटल्स खुलती है तो सभी के तरह के बच्चे जाते हैं। कॉलेज खुलती है उसमें सभी तरह के बच्चे जाते हैं। संसाधनों का वितरण इसके माध्यम से हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? चलिए आगे चलते हैं, लिख लेते हैं। और ये 39 का 3 है ना, क्लॉज 3, इसमें लिख लीजिए। ये भी उसी तरह की बात करता है, लिख लीजिए। इसके अंतर्गत राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचे। तो ये जो आर्टिकल 39 का क्लॉज 2 देखा, उसी का एक पूरक है 39 का 3। उसमें वितरण की बात किया था, ये केंद्रीकरण की बात कर रहा है ना? ये कहता है कि केंद्रीकरण ना हो, है ना? केंद्रीकरण का खंडन कर रहा है ना, कर रहा है, ठीक है। या ये क्लॉज जो है सीधे सीधे केंद्रीकरण की खंडन की बात कर रहा है। करा के संसाधनों का जो है कि संकेंद्रण जो है ना, इस तरह से ना हो, है ना, कि सार्वजनिक हित प्रभावित हो जाए, है ना? अब जैसे है कि मान लीजिए कि माइंस है ना, माइंस है, सोने का, चांदी का, कोयले का, जो भी है, पेट्रोलियम का, है ना। अगर उस पे किसी का अधिकार हो जाए, मान लीजिए कि अंबानी का अधिकार हो गया, है ना, तो मोनोपोली हो जाएगी। हालांकि जो हमारी जो नीतियां पॉलिसियां जो बनती है ना, वो पॉलिसियां बनती है, वो सार्वजनिक वितरण वाली बात बनती है, ठीक है। गवर्नमेंट उसमें हिस्सेदार होती है ना। जैसे आईओसी जो है हमारा, वो उसमें गवर्नमेंट हिस्सेदार है और वो उसमें पब्लिक भी हिस्सेदार है ना। तो यहाँ पे कि संसाधनों का इस तरह से कि ये वितरण किया जाए, है ना, जिससे सार्वजनिक हित जो है कि प्रभावित ना हो, और सार्वजनिक हित भी इससे दे और लोग लाभ भी कमाएं, है ना। लेकिन केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक ना हो, है ना। ये जो है कि क्या करती है, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। जैसे हमारा आप देखते हैं कि राज्य है ना, तो राज्य क्या करती है, संसाधनों का वितरण की बात करती है ना। और उसमें जो है कि ये आप देखेंगे क्या कि आप तक के जो है फैसिलिटी पहुंचती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका क्लॉज 4 क्या कहता है? क्लॉज 4 समान वेतन के लिए समान इसके कार्य, तहत समान कार्य के कहा लिए गया समान वेतन, स्त्री या पुरुष कोई भी हो। हाँ, अभी
गोपाल वाला बात ये नहीं है, गोपाल वाला ये आपकी बात है नहीं है ना। तो इसमें जनरली तौर पे अब तो थोड़ा सा कम हुआ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, जो लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी ये बात जारी है। फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं कि जितने भी एक्ट्रेस होती हैं, है ना, उनको जो है कि क्या किया जाता है, उनके पेमेंट कम किए जाते हैं, कम दिए जाते हैं, और जो मेल एक्टर्स होते हैं, है ना, जो उनको पेमेंट ज्यादा होते हैं, खासतौर पे हीरो और हीरोइन को, है ना। इसमें आपने देखा होगा कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है नहीं होता है। पेपर में आए दिन पढ़े होंगे आप लोगों ने, काम तो दोनों के ही है मूवी में, नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कि कहती है कि कोई भी काम जब हो, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये क्या कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा, है ना, कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए स्त्री एवं पुरुषों को, है ना। दोनों जो है कि दोनों जो है कि एक ही काम को अगर कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए जो है कि वेतन अलग अलग निर्धारित ना किया जाए। होना भी नहीं चाहिए, कि होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए, है ना। अगर होता है तो उनके साथ क्या होता है, आर्थिक अन्याय होगी, है ना। आर्थिक न्याय की जो संकल्पना की गई है, आर्थिक न्याय की संकल्पना यहाँ पे नहीं दिखेगी, नहीं। तो चलिए आगे कर लेते हैं आगे कर लेते हैं। अब इसी का जो है कि प्रोविजन जो है, इसी का प्रोविजन है ये क्या कहते हैं 5, है ना, क्लॉज 5 देख लीजिए। इसके तहत जो है, इसके तहत लिख लीजिए, इसके तहत श्रमिक पुरुष एवं स्त्रियों के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों को सुकुमारावस्था का दुरुपयोग ना हो, इसका ये बात करता है। अब इसमें देखिए होता क्या है, जो मान लीजिए कि कोई काम करने के लिए गए हैं, कोई ये भारी उद्योग में है, जो काम है कि मशीन द्वारा होना चाहिए था, वो काम आपके द्वारा लिए जा रहे हैं। जो आपका नियोक्ता है, वो नियोक्ता जो है कि अपने पैसे की बचाव कर रहा है ना, और वो कोशिश कर रहा है कि मशीन खरीदने में कौन इतना ये करेगा, वो आपसे ही काम ले रहा है। या फिर है कि आपको जो है कि क्या कहते हैं, ऐसे जगह पर नियोजित कर देता है ना, ऐसे जगह पे नियोजित कर देता है जहाँ पे जो है कि पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन है, जहाँ पे धुएं निकलते हों, जहाँ पे धूल उड़ते हों। तो ऐसे में क्या होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो होगा क्या कि आपके क्षमता के अनुसार ज्यादा कार्य ले रहा है, आपके जो काम करने की जो दशा है ना, वो उपलब्ध नहीं कर रहा है ना। काम कहाँ पर करेंगे जब स्वच्छ वायु में लेगा, आपको धूल कण से दूर रखेगा, है ना, धुएं से दूर रखेगा, तभी आप काम कर पाएंगे ना ढंग से, है ना। तो ये चीजें जो है कि इसकी बात इस पे जो है कि गवर्नमेंट जो है नियोक्ता को क्या करेगी, रोक लगाएगी, है ना। उसका प्रोविजन ये आर्टिकल 39 का 5 में प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो किशोरावस्था में जो बच्चे हैं, है ना, 15 साल 16 साल 17 साल, है ना, ये किशोरावस्था है। अब जो है कि इस किशोरावस्था का में जो है कि लोगों को पता नहीं चलता है, उनसे काम के जो है हार्ड काम ले लिए, है ना, या काम के घंटे ज्यादा उनसे ले लिए, है ना। तो उनका होगा क्या, जो टाइम उनको खेलने का चाहिए था, जो उनके शारीरिक विकास के लिए चाहिए था, है ना, उसका भी शोषण हो जाएगा ना। तो इसमें जो है कि आप देखते हैं कि कोई जैसे कि बच्चा गरीब फैमिली से है ना, तो वहाँ भी है कि आप देखते हैं कि वो बच्चा जो है कि जिस समय उनको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, जिस समय उनको कॉलेज जाना चाहिए, वो फैक्ट्रियों का रुख कर लेते हैं।
तो वो क्यों फैक्ट्री का रुख करते हैं? अभी मैं बात कर रहा था कि अपने स्टूडेंट की बात कर रहा था कि 17 साल 16 साल 17 साल 18 साल में ये है कि जाकर जॉब करते हैं। क्यों जॉब करते हैं? तो किसी के घर की आर्थिक स्थिति खराब है ना, आर्थिक व्यवस्था के चलते, तो उनके परफॉर्मेंस है कि दिन पे दिन गिरते जाएंगे, है ना, उनके मेंटली विकास नहीं हो पाएगा। तो इसकी भी व्यवस्था जो है इस आर्टिकल में किया गया। लिख लीजिए नेक्स्ट, क्लॉज क्लॉज 6 क्लॉज 6 क्लॉज 6 जो है कि किसको, इसमें क्या किया गया, लिख लीजिए। इसके अंतर्गत बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के स्वास्थ्य विकास की सुविधाएं, स्वास्थ्य विकास की सुविधाएं के साथ साथ बच्चों के शोषण पर रोक लगाएगा, है ना। तो इसमें है कि ये क्लॉज जो है टोटल जो है महिला और पुरुष एवं बच्चों से संबंधित है टोटल, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो है कि देख लेते हैं ये सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। इसमें कितने आर्टिकल हैं? इसमें कितने आर्टिकल हैं बताइए। इसमें हो जाएगा सर 41 42, उसके बाद 43 भी हो जाएगा सर। 41 42 43, है ना। लिख लीजिए। इसके तहत अनुच्छेद 41 42 और 43 के आएगा ना। चलिए इसमें लिख लेते हैं। लिख लीजिए। अब आपने है कि अनुच्छेद 41 को क्या बताया था? 41 में क्या बताया था? क्या है 41 में प्रोविजन बताइए थोड़ा सा। 41 में जो प्रोविजन है कि कुछ दशा में काम शिक्षा, है ना, और लोक सहायता पाने का अधिकार आपको दिया गया है ना। तो लिख लीजिए कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब इसके तहत देखिए 41 कहता क्या है क्लियर रूप से, लिख लीजिए। अनुच्छेद 41 के तहत राज्य अपने संसाधनों के अनुसार विकास की सीमा के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार, शिक्षा पा सके एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता की दशा में सार्वजनिक सहायता पा सके। अच्छा देखते हैं गवर्नमेंट जो है कि करती क्या है कि जैसे 60 साल के होते हैं लोग, है ना, तो उन्हें क्या देती है? वृद्धावस्था पेंशन। नहीं, कुछ पैसे, अब वो पैसे बहुत ज्यादा तो नहीं होते लेकिन फिर भी उन पैसों से क्या होती है, उन्हें हेल्प हो जाती है ना। इतनी हेल्प हो जाती है ना, कि वो थोड़ा सा कुछ कर सके, दवा वगैरह आ सके। नहीं,
तो ये जो है कि ये आपका आर्टिकल 41 के तहत किए जाते हैं, ये आर्टिकल 41 के तहत किए जाते हैं, जिससे कि आपका ये है मनरेगा है ना। तो मनरेगा भी इसी के अंतर्गत आएगा, नहीं मनरेगा इसी के अंतर्गत आएगा, लिख लीजिए मनरेगा, जो काम पाने का अधिकार है ना, इसी ये अनुच्छेद 41 के तहत सृजित किया गया है, सृजित किया गया है, सृजित किया गया है, सृजित किया गया है। चलिए इसमें लिख लीजिए, इसके तहत या इसके अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, को 1 अप्रैल 2001 से जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना दिया गया। नेक्स्ट लिख लेते हैं अनुच्छेद 42, इसके तहत क्या कहा गया, लिख लीजिए। राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा, राज्य ऐसा प्रावधान करेगा जिससे व्यक्तियों को अनुकूल मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध करें। अभी आपने देखा होगा कि महिला को जो है कि आपने जो ये मातृत्व लाभ अधिनियम में बदलाव किया गया है, और मातृत्व लाभ अधिनियम जो है कि कितने सप्ताह का कर दिया गया, 24 या 26? 26 सर, 26 सप्ताह का कर दिया गया है ना। तो इसमें है कि प्रेगनेंसी वाले पीरियड भी जोड़ा गया है ना, 3 महीने प्रेगनेंसी और 3 महीने प्रेगनेंसी बाद वाली पीरियड जोड़ा गया है ना, बच्चों के देखभाल के लिए। ठीक है, तो मातृत्व लाभ अधिनियम में जो है कि सुधार किया गया है ना, तो वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के तहत ही किया गया है। अगर आप लोगों ने LSW पढ़ा होगा तो उसमें है कि ये पढ़ना है मातृत्व लाभ अधिनियम, है ना। तो इसमें पहले जो था ये 12 सप्ताह का था जो पर्याप्त नहीं थे, है ना, 12 सप्ताह का था जो पर्याप्त नहीं थे। तो जनरली तौर पे है कि महिलाएं करती क्या थी कि उनका इस छुट्टी का उपयोग जो है कि ये प्रेगनेंसी से 2 महीना पहले और 1 महीना बाद तक लेती थी, जिससे कि बच्चे का सही ढंग से पालन पोषण नहीं होता था और महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है कि इसमें बदलाव किए गए और मातृत्व अधिनियम में, और ये जो है कि बढ़ा करके 26 सप्ताह कर दिया, जिससे कि न केवल है कि महिला के स्वास्थ्य का ख्याल रखा गया बल्कि बच्चों के पोषण को भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते।
आर्टिकल 43 ये क्या कहते हैं? 43 क्या कहते हैं? क्या कहते हैं 43? लिख लीजिए। इसके तहत राज्य यह प्रयास करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए 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 उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके आपके साइड से जो है कि कमाने के लिए हरियाणा आते हैं, दिल्ली आते हैं, पंजाब जाते हैं, है ना, महाराष्ट्र जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं। तो इन लोगों से आप पूछेंगे कि आपके वेतन कितने होते हैं, है ना, कितने आपको पेमेंट दिए जाते हैं। तो बेचारे जो है कि ये गांव क्षेत्र में रहते हैं, तो गरीबी से जूझ रहे होते हैं, है ना, गरीबी से जूझ रहे होते हैं। तो उनके लिए 5,000 6,000 वेतन जो है उनको लगता है कि ये बहुत पैसा है ना। और इसी भोलेपन का जो है कि जो नियोक्ता होता है ना, जो फैक्ट्री मालिक होते हैं या जमींदार होते हैं, उसका फायदा उठाते हैं और उन्हें 5,000 6,000 रुपया दे करके टरका देते हैं। अब सोचिए कि अगर किसी का पेमेंट 6,000 रुपया दे रहा है ना, तो एक दिन का कितने हो गए? 200 रुपया। अब कोई भी व्यक्ति अगर खाएगा तो कम से कम तो 100 रुपया खा ही जाएगा, है ना। 50 रुपया शाम, 50 रुपया सुबह। अब है कि वो कहीं भी जाएगा तो रहेगा, है ना। तो रहेगा तो कैसी कंडीशन में रहेगा? 100 रुपया उसके पास बचे हैं। 100 रुपये में जो है कि उन्हें है कि ये क्या कहते हैं, ये रेंट भी देना है ना, कुछ परिवार के लिए भी बचाना है ना। तो कैसे संभव है संभव? क्या नहीं है। सर तो हम 2 बार तमिलनाडु में रहे हैं, 2 बार, एक बार कोयम्बतूर में, एक बार राजापालयम में। हाँ असर होती है, ये एहसास होता है सर, क्या जिंदगी थी उस समय। हाँ, बर्बाद जिंदगी होती है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं दिल्ली में जब ये होली के टाइम में, है ना, जो बिहार के लोग वर्कर लोग होते हैं, है ना, तो उनके बीच जाता हूँ और जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो बहुत खुश होते हैं, है ना। तो मैं पूछता हूँ कि आपकी सैलरी कितनी है? बहुत है सर, बहुत सैलरी है। हमको कितनी? तो 6,000 है। हमके काम कितना? सर 10 घंटे 12 घंटे 12 घंटा करते हैं, कभी कभी ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम का अलग से मिल जाता है, तो बहुत इनकम हो जाता है। हमको कितना मिल जाता है ओवर टाइम? तो सर 1,500 रुपये है। हमके तो कितना हो गए? 7,500। हमके 7,500 में कैसे काम चलता है? कहता है सर बच जाता है। हमके कितना बच जाता है? तो सर 4,000 4,500 रुपया बचा लेते हैं। कि कैसे? तो सर एक रूम में जो है कि एक बड़ा सा रूम ले लेते हैं, उसमें 10 लोग 15 लोग रह लेते हैं, है ना। अब सीधी सी बात है कि एक रूम में अगर 15 लोग रह रहे हैं, तो ये बताइए कि वो जीवन का कौन सा दौर से गुजर रहे होते हैं। अभी लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में है कि न्यूज वाले दिखा रहे थे कि मुंबई में एक एक चौल में जो है कि 20-20 लोग हैं, है ना। एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें कि लोग छोटे छोटे जगह पे ये बिस्तर लगा करके बस सोते हैं, और सभी एक साथ नहीं सोते हैं, है ना। वो उनके सोने का घंटा तय होता है ना, और उसी के हिसाब से वो पेमेंट करते हैं। तो ये सब सारे के जो दिल्ली में या पंजाब हरियाणा या तमिलनाडु जो भी कमाने के लिए निकलते हैं, तो ये मानवोचित दशाओं में क्या अपना सरवाइव कर पाते हैं? जिस तरह से सर्वाइवल होनी चाहिए उस तरह से कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। उनके रहन सहन खान पान की जो क्वालिटी है बहुत ही लो होती है, और उसमें वो सरवाइव करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि उनके पास जो है
अलग से कमरे लेने के लिए पैसे नहीं है, अलग से खाना बनाने के लिए पैसे नहीं। इस 20 लोग का सार्वजनिक रूप से खाना बनता है, उसी में है कि उनको बचत होती है, क्योंकि बहुत सारे खाना एक साथ बनेंगे तो है कि लागत दर कम हो जाती है ना, और खर्च भी कम हो जाते हैं, है ना। तो ये स्थिति यहाँ पे होती है। तो राज्य सरकार को क्या संविधान जो है कि ये निर्देश देती है, या इस सरकारों को क्या निर्देश देती है, वो ये निर्देश देती है कि जो कृषि और उद्योग में जो मजदूर लगे हैं, है ना, उनको जीवन निर्वाह के लिए जो है यथोचित वेतन दिया जाना चाहिए। अब जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा है कि निर्धारित मिनिमम वेतन कितना है, 18,000 या 22,000? 21,000 बता रहे थे सर। 21,000 है। पहले पहले जो है कि ये 12,000 रुपये 7वां पे कमीशन के समय लागू हुआ था। महंगाई भत्ता और तमाम चीजें जोड़ कर करके जो है कि नेक्स्ट बार 18,000 रुपये कर दिया गया। अभी शायद 21,000 के आसपास बने हुए हैं। मनरेगा में जो है कि आपने देखा था पहले कितने थे, 100 रुपये थे, 100-125 रुपये थे। अभी मनरेगा में जो है कि करीब करीब 250 प्लस हो गए हैं, है ना, 250 प्लस हो गए हैं, ठीक है। और उन्हें है कि 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। उत्तराखंड 150 दिन कर दिया है, उत्तराखंड 150 दिन कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट जो है ये आदेश देती है कि कंपनियों को कि आप जो है कि उन्हें यथोचित वेतन दे सके, दीजिए, जिससे है कि उनका गुजारा हो सके। सीधी सी बात है, संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है, गरिमा और प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार होनी चाहिए, है ना। तो सरकार इसके लिए भरसक अपना प्रयास करती है। विभिन्न आर्टिकल जो है कि आप देख रहे हैं उनमें है कि इसकी बात की गई है। आगे चलते हैं, लिख लेते हैं। वेतन मिल सके तथा उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके और अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सके तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्रदान हो। अब यहाँ पे क्या होता है, बेचारे जो है 8 घंटे के या 10 घंटे का उनका जो वर्क पीरियड फिक्स होता है, उसमें भी वो 4 घंटा एक्स्ट्रा करते हैं। संडे को भी जाकर के वो काम करते हैं, छुट्टियां होती है तब भी वो काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पेमेंट कम दिए जाते हैं। अगर छुट्टी में बैठेंगे तो है कि उनके काम नहीं चलेंगे, है ना। तो ये चीजें जो है कि यहाँ पे उनको नुकसान हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। आर्टिकल 43 का, है ना, यानी एक, है ना, इसमें लिख लीजिए। इसके तहत राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। जब LSW में ये था ये पढ़ना, है ना, फैक्ट्री अधिनियम, तो उसमें क्या है कि जो कर्मचारी हैं, जो आपके ये क्या कहते हैं, लेबर हैं, है ना, कंपनी के, तो सीधी सी बात है कि ऐसे मालिक और मजदूर का जो संबंध कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र के समान होनी चाहिए। और पिता पुत्र में देखते हैं कि लगाव होता है, ब्लड रिलेशन होते हैं, तो लगाव होता है। तो कर्मचारियों के साथ भी ऐसा ही होनी चाहिए कंपनी के साथ, है ना। अब मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है और उसे वेतन देकर के छोड़ दिया जाए, तो रिस्पॉन्सिबल वो कम होगा। और दूसरी चीज है कि उसे मिलना कुछ नहीं है, कर्मचारी को भी पता है कि उसे कुछ नहीं मिलना है। तो सरकार क्या कहती है, संविधान क्या कहती है कि कर्मचारियों को जो है कि पार्टिसिपेंट करवाया जाए, है ना, पार्टिसिपेट माना जाए कर्मचारियों को, किसमें, कंपनी में, है ना, ताकि यह है कि उन्हें एक तो है कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिले, है ना। दूसरी चीज है उनकी जॉब सिक्योरिटी बना रहे, है ना, इसकी बात की जाती है। जैसे लोग सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं,
इसमें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित है या नहीं है? अब मान लीजिए कि कोई कंपनी में कोई जॉब करता है, उसे कब हटा दिया जाएगा, है ना, उसे खुद नहीं पता है ना। लेकिन सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जो है उसे हटाया तो नहीं जाएगा ना, वो इसे खूब पता है ना। तो ये बात जो है कि यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए, अनुच्छेद 45 लिख लीजिए। इसके तहत राज्य 14 वर्ष के तक के बालकों के लिए 14 वर्ष तक 44 छूट गया। हाँ 44 इसमें है नहीं है ना, 44 अगले में कर लेंगे। इसमें 43 का ख भी तो है। 43 का खा क्या कहता है? 43 खा क्या कहता है? राज्य सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन, स्वामित्व और कार्य संपादन, लोकतांत्रिक नियंत्रण। तो वो दूसरे में देख लेंगे ना, लिख लीजिए 45 का। इसमें क्या कहता है? 14 वर्ष के, लिख लीजिए, राज्य 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अच्छा, इसमें अनिवार्य शिक्षा है क्या? ऐसा है? ये तो अनिवार्य शिक्षा तो उसमें हो जाता है ना, किसमें? मूल अधिकार में। मूल अधिकार में सर। इस 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके जोड़ा गया था। हाँ, ये 2002 में जोड़ा गया है, लेकिन कहते हैं ये अनिवार्य शिक्षा तो वहां पर किया है ना, 6 से 14 वर्ष तक के। ये 0 से 6 वर्ष है वहां पर। देखिए तो आर्टिकल 21 का देखिए तो क्या है वहां पर प्रोविजन, 21 का देखिए क्या प्रोविजन है। 6 से 14 वर्ष का ही है। हाँ 6 से 14 वर्ष का ही है। 6 से 14 वर्ष का है। तो तब यहाँ का है कि 0 से सर 6 स्वास्थ्य पर, हाँ स्वास्थ्य, और मतलब 6 से लेकर 14 शिक्षा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। तो ये कब जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, अनुच्छेद 46। इसके तहत क्या प्रोविजन है? लिख लीजिए, राज्य दुर्बल वर्गों, कमजोर वर्ग, राज्य कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण से रक्षा करेगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सरकार क्या करती है कि अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए क्या करती है? आवासीय विद्यालय की स्थापना करती है नहीं करती है। विभिन्न तरह के स्कीम उसके लिए निकाले जाते हैं, विभिन्न तरह की योजनाएं चलाए जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था में जो है आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। उन्हें नौकरियों में जो है कि क्या करते हैं, आरक्षण दिए जाते हैं, है ना, कम्युनिटी की, ताकि उस कम्युनिटी की जो है भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, यही की जाती है। चलिए आगे लिख लेते हैं, आगे लिख लीजिए, आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 इसमें क्या है व्यवस्था? लिख लीजिए, इसके अंतर्गत राज्य जीवन स्तर
जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयास करेगा। 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 और साथ ही साथ हानिकारक मादक द्रव्य एवं अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। अभी है कि गोपाल बोल रहे थे कि सर मद्य निषेध इसी के तहत लाया गया है ना गोपाल? जी सर। हाँ, बिहार में जो है कि शराबबंदी इसी के तहत लाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। समाज कल्याण से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है ये। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आ जाएंगे? आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43 खा, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48, 48 का, 49 और 50 एवं 51। ठीक है, तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, एक एक करके नोट डाउन कर लेते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए। 43 खा क्या कहता है? अच्छा, 40 क्या कहता है? पहले 40 बता दीजिए। 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है ना? ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है ना? 40 है ना, अनुच्छेद 40। तो इसमें है कि ग्राम पंचायतों के गठन क्यों किया जाता है, क्यों किया गया है? बनाने के लिए, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षण देने के लिए, नहीं, प्रशिक्षित करने के लिए, जागरूक बनाने के लिए, नागरिकों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाने के लिए ना, उन्हें भी बताना, उन्हें भी ये बताने के लिए कि आप भी जो है इस क्या कहते हैं शासन का पार्ट है ना, सशक्त बनाने के लिए, उनके अधिकारों को जानने के लिए, है ना। तो लिख लीजिए, अनुच्छेद 40 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य पंचायतों के गठन के लिए प्रावधान करेगा और इन्हें अपने अधिकार एवं शक्ति प्रदान करेगा। और ये किसके तहत दिया गया है? आर्टिकल, ये संविधान संशोधन 73वां, है ना। लिख लीजिए, यह प्रावधान 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे उसका देखते हैं, गठन है, उसका निर्वाचन है, उसका विघटन है, तमाम प्रक्रियाएं यहाँ भी शामिल है। जिस तरह से है कि हमारा राज्य सरकार की गठन होती है या केंद्र सरकार की गठन होती है, तो उसी तरह उसी प्रक्रिया के तहत जो है कि यहाँ पे भी चुनाव होते हैं और देखते हैं पंचायतों का गठन होता है ना। अभी पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, कितने चरण में होने वाले हैं? 9 चरण या 12 चरण? आगे चलते हैं, लिख लीजिए, अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 43 ख, लिख लीजिए। इसके तहत राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि राज्यों को
यह निर्देश दिया गया है कि इसके तहत राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करे। नेक्स्ट लिख लीजिए, अनुच्छेद 44। अब इसमें जो है कि समान नागरिक संहिता की बात की गई है ना। और समान नागरिक संहिता की बात जो है सरला मुद्गल बनाम भारत संघ ये 1995 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दिया है। ठीक है, तो लिख लीजिए, अनुच्छेद 44 के तहत अनुच्छेद 44 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अब समान नागरिक संहिता क्यों जरूरी है? ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है और बनता है। क्यों जरूरी है बताइए, 2 मिनट है आपके पास। ये सर मतलब समाजवाद के लिए सर, समाज में मतलब समानता लाने के लिए सर। ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है, इसीलिए। और सर जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए और सामाजिक एकता, सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए नहीं, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए। अभी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो है कि मुस्लिम्स के लिए अलग तो हिंदू के लिए अलग है ना। जब सिविल कोड आ जाएगा है ना, तो एक ही कानून सभी पे लागू होंगे नहीं होंगे। अभी देख लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट सिंगल मैरिज की बात करता है, लेकिन वहाँ पे 4 शादियों का प्रोविजन किया गया है ना। तो ये सब सारे एक ही देश में जो है कि अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं जो है हमारी समानता की जो भावना है, जो हमारी एकता की भावना है, उसे तोड़ती है ना। तो इसलिए आगे चलते हैं, लिख लेते हैं नेक्स्ट लिख लेते हैं। 44 हो गया, 44। अब लिख लीजिए आर्टिकल 48। इसके तहत क्या प्रोविजन किया गया है? आर्टिकल 48 के तहत क्या प्रोविजन है? कृषि, पशुपालन और वन पर्यावरण संबंधी सुरक्षा। कृषि पशुपालन एवं वन पर्यावरण संबंधी संरक्षा की बात की है। लिख लीजिए, इसके तहत राज्य कृषि पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। अब जिससे कि देखिए यहाँ हरियाणा वाला देखते हैं। हरियाणा में क्या है? करनाल में पशु रिसर्च संस्थान है, और यहाँ पे आप देखते हैं कि दुधारू पशु की नस्ल में जो है सुधार की जाती है ना, नस्ल में सुधार की जाती है। उसके क्या कहते हैं, कुछ भारवाहक पशु हैं, उसमें सुधार किया जाता है। आपने गरिमा वगैरह का नाम सुना है?
भैंस के बच्चे ट्यूब में जो है ये जफरा मुर्रा हाँ भदवाड़ी। तो हाँ तो ये जो है कि पशुओं के जो नस्ल है ना, वो नस्ल में जो है सुधार की बात करता है, उसको उसको संरक्षण करने की बात करता है। बहुत सारे जो है कि ये पशु जो है कि विलुप्ति के कगार पे चले गए हैं, तो उनको संरक्षण की बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और साथ ही साथ है कि देखते हैं कि जितने स्लॉटर हैं, है ना, उन स्लॉटरों पे प्रतिबंध लगाता है। स्लॉटर क्या होता है? जहाँ पे पशुओं को काट दिए जाते हैं, है ना, मांस के लिए, उनके खाल प्राप्त करने के लिए, है ना। बुचर खाना। हाँ, बुचर खानों पे रोक लगाने की बात करता है ये आर्टिकल। और इसी के तहत जो है कि जब मोदी ये जोगी सरकार आया था उत्तर प्रदेश में, तो बहुत सारे स्लॉटरों को जो है वो बंद करा दिया रातों रात, है ना। तो ये जो है कि लोग लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो वो है कि किसी समुदाय विशेष पे हस्तक्षेप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो उसको राइट देता है। पशु को भी तो जीने का राइट है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। 41 का आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 का क्या कहते हैं, लिख लीजिए। अब सब कुछ हो गया तो आपको पर्यावरण को भी संरक्षित करना है, संवर्धन करना है, नहीं तो है कि क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, है ना। फेफड़े हमारे काले हो जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा, और हमें कौन सा हेमो कार्बोक्सिल का निर्माण होगा, और हम टेबल जाएंगे। नहीं, यही होता है ना। जनरली तौर पे पॉल्यूशन होती है तो क्या होती है, पॉल्यूशन जब जैसे ही बढ़ता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है, वोमिटिंग आता है, सर चक्कर देता है, थकान रहना शुरू होता है, ये तमाम बातें होना शुरू हो जाती है। विभिन्न तरह की बीमारियां जो है कि हम पे हमला करना शुरू कर देती है, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, तमाम चीजें है कि होना शुरू हो जाती है। तो जितना तो इसके तहत जो है कि आर्टिकल जो है 48 का 8 के क्लॉज 1, है ना, ये प्रोविजन करता है, राज्य को कहता है कि पर्यावरण पर्यावरण की संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य क्या करेगी, प्रयास करेगी। ठीक है, लिख लीजिए अनुच्छेद 41 को। इसके तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा पशु जीवों के पशु जीवों के पशु जीवों के पशु जीवों को पशु जीवों के पशु जीवों के पशु जीवों के सुरक्षा का कार्य करेगी, सुरक्षा का कार्य करे कार्य करे कार्य करे। ये जो है 48 का जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। जो 48 का जो अनुच्छेद है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं 40 अनुच्छेद 49। इसके तहत क्या प्रोविजन किया गया है, 49 क्या कहता है? अब जो है कि आपके स्मारक है, ऐतिहासिक धरोहर है ना, सांस्कृतिक धरोहर है, उसको देख रेख करना, उसको सुरक्षित करना, है ना, यही कहा गया है। तो लिख लीजिए, इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य स्मारक कलात्मक और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थानों जो राष्ट्रीय महत्व के हैं को संरक्षित करेगा। नेक्स्ट कर लेते हैं अनुच्छेद 50। इसके तहत क्या प्रोविजन है, कार्यपालिका को
न्यायपालिका से पृथकीकरण, है ना, लिख लीजिए। इसके तहत राज्य को निर्देश दिया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखेगी। आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा, है ना। और देखिए हमारी जो विदेश नीति है ना, जो मेन चीजें यहाँ पे आती है, हमारी विदेश नीति है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बात कैसे बात होगी? जो हमारी विदेश नीति है ना, उस विदेश नीति में जो है हमें एक क्या ध्यान रखना होगा कि शांति और सुरक्षा की पॉलिसी बनानी होगी, है ना। जिससे भारत क्या करता है ना, ये तो परमाणु बम भी बनाया है, तो नो फर्स्ट यूज, है ना, शांति की बात करता है ना। कहता है कि हम जो नो फर्स्ट यूज के तहत जो है कि इंडिया क्या कहता है कि हम जो है कि अपना परमाणु बम जो है पहले नहीं छोड़ेंगे, है ना। ये भारत जो है वचनबद्ध है और इसने खुद जो है अपने कमिटमेंट किया है कि पहले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पे परमाणु अटैक करता है तो हम भी उसे नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो यानी कि जो है कि हम लोग शांति में यकीन रखते हैं, है ना, शांति की अभिवृद्धि की बात करते हैं। साथ ही साथ जो है कि हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे यूएनओ के मिशन होते हैं, तो यूएनओ के मिशन होते हैं तो हमारी जो सेना है ना, वो सेना जो है कि वो समय पे जाती रहती है। खासतौर पे हमारी सेनाएं जो है कि अफ्रीकी कंट्री में बहुत ज्यादा है, सूडान में, है ना, केन्या में, सोमालिया में, है ना। तो यहाँ पे जनरली तौर पे जो है कि एथनिक जेनोसाइड होते रहते हैं, और इसमें जो है कि शांति की स्थापना के लिए भारत लगातार प्रयास कर रही है, ठीक है। और 51 का क्लॉज 1, है ना, 50 अनुच्छेद 51 का क्लॉज 1 यानी 50 का ये क्या कहता है? राज्य के क्या कहता है? ये तो सब राज्य को निर्देश दिया गया था, कुछ नागरिकों को भी निर्देश दे दिया जाए। नागरिकों को निर्देश दिया गया है, तो नागरिकों को क्या कहा गया कि आप जो है क्या करें, आपको मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, है ना, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे? 10 मूल संविधान में था, लेकिन 1976 में एक और बढ़ा दिया गया था 11। मौलिक कर्तव्य सदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। हाँ, तो हम लोग मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ देखेंगे? कल देखेंगे क्लास में, परसों। हाँ, अगले क्लास में देखेंगे, है ना। अब कल देखेंगे तो है कि बहुत सारे जो है कि स्टूडेंट्स हैं रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे, तो उनको जो है कि ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन के लिए, है ना। और कोशिश यही करें कि भाई बहन का प्यार है वो बना रहे, कभी कटुता ना आए। पैसे कोई मायने नहीं रखता है ना। जीवन में जो है कि हर भाई को जो है कि बहन होनी चाहिए, और हर बहन के पास भाई होना चाहिए, है ना। तो अच्छे से है कि मनाइए आप लोग, और कोशिश कीजिए कि जो भी हो, ये जरूरी नहीं है कि 1000 रुपया, 2000 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी हो, चॉकलेट हो तो चॉकलेट ही प्रेजेंट करें, लेकिन बहनों को प्रेजेंट करें जरूर।